चौधरी देवीलाल जी के बाद आपने राजनीति देखी ओम प्रकाश चौटाला जी की, आप दुष्यंत जी की भी देखने लग रहे हो। कितना फर्क है राजनीति? अब सारे हरियाणा को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये जो इनेलो और जजपा अलग अलग हुई, ये जो दो परिवार अलग अलग हुए, ये सही हुए कि गलत हुए? वो जनता के भले के लिए थोड़ी हुए थे, मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए हुए। अब लालच था, वो जनता का भला किया हो तो बताओ। हुड्डा साहब के साथ इनेलो नहीं जाएगी क्योंकि हुड्डा साहब ने ओम प्रकाश चौटाला जी को अंदर जेल में डाला है। चौधरी देवीलाल बहुत चुनाव हारे जी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कभी नीतियों से समझौता नहीं किया। अब आप क्या रणनीति बना रहे हो, या अब आप यूं सोच रहे हो भाई राम मंदिर को उड़ा देंगे, 370 को उड़ा देंगे? नहीं, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बताऊं। ठीक है, एक हिंदू होने के नाते लोगों ने राम मंदिर में, राम में आस्था सब किया, आपकी की है, मेरी है, गांव में हर व्यक्ति की राम की आस्था। रिजल्ट इस चीज़ के रिजल्ट बच्चों के जो एग्जाम हुए थे कोर्ट में मामले पड़े। देखो एक चीज़, अब कोर्ट में कोई मामला चला जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बच्चों का भरोसा किधर गया, बच्चों का विश्वास और बच्चों का जो अपना कोचिंग 2019 के बाद थोड़ी सी भर्ती कम हुई। चलो कई दफ़ा पोस्ट मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, वो अटके खड़े हैं। चलो कई हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। सरकारों के आगे ऐसे लोग भी हैं जिनने पेपर नहीं दिया, वो भी जाके स्टे ले आते होंगे। जो सपना चौधरी देवीलाल का था ना, वो सपना नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। आपकी विधानसभा की तैयारी कैसे चल रही है? देखो, जनसेवा में हूँ, हर लोगों की सुनता हूँ, हर व्यक्ति का साथ चलता हूँ, हर व्यक्ति के लिए कोशिश करता हूँ। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई खास इंटरव्यू है, खास इंटरव्यू इसलिए क्योंकि सिरसा में आपने भी एंट्री करी है, और सिरसा में एंट्री करी तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्या हुआ है? दो ही चीज, एक चौटाला परिवार और एक भाजपा जो यहाँ पे शुरुआत कर रही है, और सुनीता दुग्गल जी हैं। दो ही चीजें आपके जहन में आवा। सुनीता दुग्गल जी का थोड़ा सा बाद में नाम आवा, पहले चौटाला खानदान का यहाँ पे नाम आवा। चौटाला खानदान वो खानदान जो सारी पार्टियों में है, सभी देवीलाल जी का नाम लिए हुए हैं, और सारे नेता और मंत्री हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, और सभी चौधरी देवीलाल की नीतियों की बात कर रहे हैं। कमाल है ना। तो हमारे साथ हैं चौधरी आदित्य देवीलाल चौटाला जी। भाई साहब प्रणाम, जय श्री राम, नमस्कार। जगदीप जी बहुत बहुत आपका स्वागत। कैसे हैं भ्राता श्री? बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल, आप देवीलाल जी के परिवार से, चौधरी देवीलाल जी के परिवार, कैसी अनुभूति हुआ है जब आप पूरे हरियाणा में भ्रमण करें? भाई देख, मेरे परिवार से हमारे मुख्यमंत्री और सब कुछ हमारा ही राजपाट था यहाँ पे, मतलब वो अनुभूति कैसी है? अरे इकलौते आप ही हैं जो देवीलाल लगाते हैं। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ जी। सबसे पहली बात कि बड़े गौरव और फक्र से जिस किसी गांव में जाएं, आज भी बुजुर्ग, माताएं और जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, वो आज भी चौधरी देवीलाल जी के नाम से ऐसे संपर्क करते हैं जैसे परिवार के लोग हैं। मतलब कि ऐसा राजशाही वाली अनुभूति नहीं है, ऐसी है कि चौधरी देवीलाल ने बहुत सेवा की लोगों की, परिवार के नाते लोग उनसे जुड़ाव करते थे, और बहुत बड़ा नाम लोगों ने दिया, दर्जा दिया ताऊ का जी। और मैं जब अपने साथ अपने दादा का नाम जोड़ के रखता हूँ तो वाकई मुझे एहसास होता है कि उन्होंने लोगों को बहुत भला किया था। और उसके बाद जब ये नाम आया, चौटाला शब्द आया, ओम प्रकाश, ये 2000 की सरकार के बाद जो हम बोलते हैं बागड़ी भाषा में गुडानियाँ चलना, जो नन्ना टापर होता है वो गुड्डों से आंगन में चलता है। ये गुडानियाँ चलने वाले को भी पता लग गया था चौटाला क्या है। तब मैंने सोचा कि बहुत बड़ा अंतर है चौटाला में और चौधरी देवीलाल में। चौधरी देवीलाल जी का नाम हमने कभी चौटाला सुना नहीं था। मैंने इसीलिए ये एहसास किया कि मैं उनके साथ उनके अंतिम सालों में उनकी सेवा की, कोई एहसान नहीं, मेरे दादा थे, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ उनसे अंतिम क्षणों में सीखा, और उन्हीं चीज़ों का आज दिल से अनुसरण कर रहा हूँ। कहीं शोर मचाने की या हल्ला बोलने की मेरी आदत नहीं है। जो काम कर रहा हूँ किसान के लिए,
गांव देहात के लिए, किसान के बेटे के लिए और किसान को मजबूत करने के लिए। और मैं संतुष्ट भी हूँ और आगे भी और भी अच्छे काम हों उस पर भी लगन से लगा हुआ हूँ। चौधरी देवीलाल जी के बाद आपने राजनीति देखी ओम प्रकाश चौटाला जी की, अब दुष्यंत जी की भी देखने लग रहे हो, कितना फर्क है उस राजनीति में? ऐसे है, अभी मैं क्या कहता हूँ, जो गुडालियाँ चलता है बच्चा होता है जी, उसको भी पता लग गया था कि चौटाला शब्द क्या है जी। और अब जो ये आपने बात की दुष्यंत की, तो अब सारे हरियाणा को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्या पता एक एक बच्चे को कोने कोने में, गांव की पीपल के नीचे बैठे बुजुर्ग को और ताश खेलते बुजुर्ग को और अपने भविष्य को तलाशते नौजवान को और घर में रोटी पकाती हमारी ताई दादी, हमारी माँ, हमारी बहन, वो सब पता है दुष्यंत के बारे में। क्या पता है? आप अपने मुंह से कह दो ना, थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाओगी वो बात कि कितनी की लूट मचा रखी है। फिर सरकार तो आपकी है ना। देखो ऐसे है, गठबंधन की है, गठबंधन की है। बीजेपी वाले ने तो लूट नहीं मचाई। कोई एक आदमी बता दे कि बीजेपी वाले लूट मचा रहे हो तो फिर क्यों गठबंधन करेगा? देखो कर दो चलता। कई चीजें हैं, मेरे हाथ में नहीं है चीजें। आपके हाथ में होता तो? नहीं, मेरे हाथ में होता तो मैं तो चौराहे पे ले आता, लोगों के सामने पेश करता भी, देखो फैसला जनता करेगी। और प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है, इसमें कोई दुराई नहीं है, समाने पे। तो ये जो इनेलो और जजपा अलग अलग हुई, ये जो दो परिवार अलग अलग हुए, ये सही हुए कि गलत हुए? पहले एक बात बताओ जी, भी क्यों हुए? वो जनता के भले के लिए थोड़ी हुए थे, मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए हुए। अब लालच था, वो जनता का भला किया हो तो बताओ। और आज भी लालच ही है, इसीलिए सारा हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है, और इसीलिए कहाँ थे कहाँ आगे। वो तो डिप्टी सीएम बन गए, वो एक ही सीट पे रह गए ना। सुनो, कई दफा जी बंदर के हाथ भी उस तरह लग जाता है। वो उस तरह लग रहा है तो फिर आपकी कभी दुष्यंत जी से फोन पे बात हुई भाईचारे वाली? राजनीतिक छोड़ देते। देखो एक बात है, वो मेरा भतीजा है, मेरे बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है, मेरा भतीजा है। तो कभी कोई उलाना है आपने क्या? मैं कोई उलाना नहीं देता, मैं अपने प्यारे भतीजे को क्या उलाना दूंगा ना। आप कह रहे थे ना मैं रोड पे ले आता ना, वो तो मैं कह रहा हूँ कि जनता को पता है, बच्चे को पता है। मैं तो कह रहा हूँ गुडालियां चलने वाले बच्चा जो आंगन में गुडालियां चलता है उसको पता है। अच्छा, जो तेजा खेड़ा की जो बातें चलती थी, वो सामान जब्त करने की जो बातें चलती थी, वो हेलीकॉप्टर के अंदर हाथ तोड़ने की बातें चलती थी, वो सच्ची थी कि झूठी थी? चलो मैं आपसे एक बात पूछूं जी, आखिरी सवाल है। वैसे तो चौटाला खानदान से ऐसे सवाल पूछना बड़ा खतरनाक मामला है। प्रजातंत्र में जी सवाल ही पूछे जाते हैं जी, और ये बहुत अच्छी बात है। चौटाला खानदान से डर लगा। देखो जी, प्रजातंत्र में सवाल पूछे, चौधरी देवीलाल से भी लोग सवाल पूछते थे, बड़ी विनम्रता से जवाब देते थे। आपके पिताजी कितने भाई हैं? 2। आपके दादा की जो संपत्ति थी वो आपके ताऊ या चाचा, जो भी आपके पिता और आपके उनके ब्रदर में बटी जी। चौधरी देवीलाल की संपत्ति उनके 4 पुत्र थे, चारों में बटी जी। जो हमें आई वही चौधरी रणजीत सिंह को आई, वही चौधरी प्रताप सिंह को आई, वही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की आई। ठीक। चौधरी देवीलाल की एक भी कोठी किसी जिले में नहीं है, 22 जिले हैं हरियाणा के। एक भी मकान चौधरी देवीलाल किसी जिले में नहीं है, खाली एक गांव का मकान जो आज पुश्तैनी तौर पे सबसे छोटे बेटे उनको चौधरी जगदीश को, उसमें हम लोग रह रहे हैं जी। अब ये बताओ भी वो प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से सारे तरके आज भी पोस्टरों पे लगा रहे हैं, नीतियां अनुसरण राम उनके वचनों पे चल रहे हैं। एक गाना चला था, रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला रहे। मैं आपको बात कंप्लीट कर जी। जब ये बताओ भी जब उनकी एक भी जायदाद चौधरी देवीलाल के नाम एक भी किला, अब तो सारी फर्दे हैं ना कंप्यूटर पे ऑनलाइन है, आप कहीं बैठ के किसी का भी किला देख सकते हो। एक किला निकालो, चौधरी देवीलाल पुत्र लेखराम,
अगर कहीं हरियाणा में आ जाए, और वो ऐसी शख्सियत थी, उन्होंने हजारों एमएलए बनाए, सैकड़ों एमपी बनाए, शुरुआत थी और राजनीति ऐसे की। घरों से बनाए जो बिल्कुल गरीब थे, और उनको मुख्य धारा में राजनीति में लाए, उनको सिखाया राजपाट किसान करे, राजपाट के अंदर सहयोगी बने, गांव देहात का बोलबाला हो, देहाती लोगों को ताकत मिले, किसान मजदूर कमेरा हो, ये थी। अब इनका कोई ऐसा शहर बताओ जिस शहर में इनकी कोठी ना हो, कोई एक शहर, आप जींद रहते हो जी वहां भी है कि नहीं है? जी। पानीपत, कुरुक्षेत्र। फिर मुख्यमंत्री इतना तो हक बना ही है जी। मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर भी है, सिरसा में कोठी नहीं है, और 10 साल हो गए लगातार। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, नहीं सही ले बात है। काट दो एक भी कोठी सिरसा हो तो, फतेहबाद बता दो है तो। ज्यादा सी जगदीप, कोठी तो हुड्डा साहब की देखो भी नहीं है देखो जगदीप मेरे जी, ख्याल से। देखो मेरी बात सुनो। सवाल ये है कि जो बाप दादा लाई जायदाद आती है, उस जायदाद को आप दुगनी तो कर सकते हो, पर उनको 1 लाख गुना कैसे हो जाएगी? बस सरकार आपकी जांच करवा दो ना, समझे नहीं? जनता भी सुनो खुश हो जाएगी। सुनो, बेनामियों लोगों से, नौकरों के नाम से क्या जांच आएगी? आधे तो ऐसे हैं जो धरती पे नहीं होंगे, पड़ी है पता नहीं किस कोने में 100 किले किस में क्या है। अच्छा, इख्तियार अखबार में इश्तिहार निकाल दो भी किसी को 6400 गांव है, भी किसी गांव में इसका कोई संबंध तो आओ, लाखों लोग आ जाएंगे, सैकड़ों लोग आ जाएंगे। चलो हम आते हैं जी राजनीति की दूसरी विषय पे। हम बैठे हैं सिरसा में, सिरसा लोकसभा क्षेत्र, और आप सिरसा लोकसभा क्षेत्र के संयोजक हैं। मैं जींद से हूं और खबरें चलती हैं सुनीता दुग्गल जी ने काम नहीं करा, सुनीता दुग्गल जी यहाँ पे रही नहीं, और सुनीता दुग्गल जी दिल्ली में ज्यादा रही, अशोक तंवर जी अब इन्वॉल्व हो गए हैं, अशोक तंवर को सीट मिल सकती है। आप लोगों में क्या दिखाना चाहते हैं? अभी सुनीता दुग्गल को टिकट मिलेगी या किसी और को टिकट मिलेगी, या वही रटाई बात जो पार्टी आला ऑफिसर तय करेंगे वही होगा? मैं इस सवाल का आपको जवाब देना चाहूंगा जी। पूरे हिंदुस्तान ने 2014 में और 14 से पहले कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से पैंडा छुटाने के लिए देश के अंदर नेतृत्व की तलाश शुरू की। आम लोगों ने उस नेतृत्व में एक ही नाम लोगों के जहन में उभर के आया जिस पे लोगों को भरोसा हुआ, और वो थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जब वो इलेक्शन लड़े 2014 में, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से वोट आया, और पहला प्रधानमंत्री ऐसा जिसको सब कोनों से वोट मिला, और उन्होंने उसी पार्लियामेंट की सीढ़ियों में माथा टेक के उस पार्लियामेंट में गए, जन कल्याण काम किए। 2019 में फिर इलेक्शन आया, फिर लोगों ने एक ही नाम पे वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी। 2014 से सीटें बढ़ के आई, अब भी एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी, जिसको मैं नहीं, देश के हर नागरिक को उस पर भरोसा है। देश का हर एमपी को बनाया है, देश का हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट डाल रहा है। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल और नरेंद्र मोदी जी, व्यक्ति विशेष कहीं नहीं है। एक ही बात है, आम गांव में किसी को बूढ़े पूछ लो, दादा वोट, बोले मोदी। ताई ने पूछ लो, ताई वोट, बोले मोदी। हो सकता है उसे सांसद का नाम नहीं पता, लेकिन मोदी। मैं कह रहा हूं कि मैं जो प्रैक्टिकल बात है, आप सारे दिन गांव में घूमते हो, जी जी जी। आप किसी बूढ़े को पूछ लो, बोले दादा वोट, बोले मोदी। दादी वोट, बोले मोदी। अब जब उनको ये नाम आ गया तो भरोसा हो गया, तभी नाम उनके जबान पे आया होगा। तो एक ही लहर है, नरेंद्र मोदी, कमल का फूल। आदमी व्यक्ति की तो लड़ाई नहीं है। चलो खैर, मैं उम्मीद थी आप ऐसा ही कुछ जवाब दोगे, डिप्लोमेट सीधा सा जवाब नहीं देंगे। मैं बात करता हूँ आपकी ही राजनीति पे। जब मैं आपसे पहली बार मिला 2019 में, तब आप चेयरमैन थे। हाँ, है ना जी? हाँ, तब आप चेयरमैन थे लैंड मॉर्गेज बैंक का। जी जी जी। तब आप मैं वेट कर रहा था, आप खेत में से आए थे और हाँ जी, काम वाम करके। काम करके मैं खेत में, मैं खेती करता हूँ,
अब मेरा भाई संभाल रहा है, जी मेरे से छोटा है, वकील है, जी। वो खेती देखता है। देखो आप खेत में से तब आए थे और आके हमने बैठ के चर्चाएं की थी। हाँ जी। तब आपके दिमाग में पता नहीं भाजपा को लेके क्या था। उसके बाद फिर आप भाजपा का कोई पद मिला है आपको? कोई मिला था, छोटा पद मिला था शायद कोई? नहीं नहीं, उस टाइम तो मैं चेयरमैन था, सरकार में ही ठीक था। है, आप चेयरमैन थे। फिर आपने रैली करी, हाँ रैली की खट्टर साहब की, और जिसमें 15-20 हजार लोग जुड़े थे। वो रैली भी मैं देख के गया था आपकी, शानदार थी। लेकिन इलेक्शन नहीं जीत पाए आप। आपका जब इलेक्शन हुआ, आप जब डबवाड़ी से लड़े, जीत नहीं पाए। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा, पहले तो आपने कहा भाई नरेंद्र मोदी के कारण इतनी बड़ी जीत हुई। हाँ, हार क्यों हुई? वो ऐसे है, मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार जी के एक पार्टी के मुखिया इनेलो के, मैं सीधी बात बताता हूँ, अभय सिंह ने केवी सिंह की ठोक के मदद करी कि भी ये जीतना नहीं चाहिए। मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल सीधा। हाँ। क्या है, अब ये कहते हैं कि हम चौर देवलाल की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं जी, ये सब लोग कहते हैं। जी जी, मैं मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि उनके भी दादा हैं। चौरी देवीलाल कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और सारी उम्र कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सारी उम्र। रोड़ी का पहला चुनाव चौर देवलाल ने लड़ा कांग्रेस के खिलाफ, और उस रोड़ी के उपचुनाव से चौर देवलाल राजनीति की बुलंदियों पे गए और देश की, हिंदुस्तान की सियासत को बदलने का काम किया। जी, ठीक है। और जब कभी ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं तो देखो उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, 77 में मेरा जन्म है, और मैंने 18 साल 20 साल के दौरान मुझे राजनीतिक समझ आई। उससे पहले तो हम पढ़ते थे, बच्चे थे, सारे बच्चे थे। धीरे धीरे समझ आई तो मैंने इनके भाषण सुने स्टेजों से, थे कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि चौधरी देवलाल कांग्रेस के खिलाफ थे ये भी जी। ये पहला इलेक्शन था, इन्होंने कांग्रेस को वोट डाली। ठीक है। मुझे इस बात का कतई मलाल नहीं है कि मैं हार गया, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने साथ चौधरी देवलाल का नाम रखता हूँ, कहीं दाग ना लगे, कहीं भ्रष्टाचारी ना हो, लोगों का भला करूँ, जितना किसानों का कर सकता हूँ करूँ, देहात का कर सकता हूँ करूँ। इनने 2 मिनट में उस नीति को छोड़ के और कांग्रेस के साथ, इनका खुद का कैंडिडेट ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था कि मुझे खड़ा इसलिए किया गया और लोगों को कहा गया कि आदित्य को जीतना नहीं चाहिए। ठीक बात है, इसमें जाना चाहते हैं तो इंडिया अलायंस किसका है? तो ये अब एक्सपोज हो गए हैं सारे, सरकार के अंदर बैठे हैं, सहयोगी में हैं, वो पैसों में एक्सपोज हो गए, दूसरे अपने नीतियों में। तो मुझे किसी चीज़ का कोई कतई मलाल नहीं है, फैसला जनता के हाथ में है। जो जनता आगे करेगी, जो जनता देख रही है, मैं मानता हूं कि जनता ने आंखें खोल रखी है, कान खोल रखे हैं, और उनको हर चीज़ का पता है भी ये लोग, ये एक ऐसी मछली है जो पानी के बिना नहीं रह सकती, ये ऐसे लोग हैं, ये एमएलए के बिना नहीं रह सकते, ये साम दाम दंड भेद कैसे ही हों, इन एमएलए बनना है। और जिस दिन हरियाणा की विधानसभा में एक दफ़ा ऐसा टाइम आया था, उस दौरान चौधरी देवलाल परिवार का कोई भी आदमी विधानसभा में नहीं था। एक टाइम आया चौधरी भजनलाल के टाइम में, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी नरवाना से चुनाव लड़े, वो आगे कभी मिलेंगे, बैठा हूँ कि दोबारा तो सारी कहानी बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये किसी से भी मिल सकते हैं। जब मैं जींद में 2019 के चुनाव को देख रहा था ना, तो खबरें ये चल रही थी भाई हुड्डा साहब के साथ इनेलो नहीं जाएगी, क्योंकि हुड्डा साहब ने ओम प्रकाश चौटाला जी को अंदर जेल में डाला है, इसलिए। और आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको हराने के लिए कांग्रेस को। मैं नहीं कह रहा, आप डबवाली में चले जाना जी, किसी से पूछ लेना, और इनका खुद का कैंडिडेट ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, मैं आपको उसकी बाइट भेज दूंगा। तो क्या राजनीति उस स्तर पे चली गई है कि भाई को, भतीजे को? सुनो जी, राजनीति होती थी जनसेवा की। चौधरी देवलाल बहुत चुनाव हारे जी, लेकिन चौधरी देवलाल ने कभी नीतियों से समझौता नहीं किया। जिंदगी में इतने चुनाव जीते नहीं जितने चौधरी देवलाल हारे होंगे। वो लड़ाके थे, जनता की लड़ाई लड़ते थे। ये चुनाव हार ही नहीं सकते, क्यों? इनके मन में ये रहता है भी जीत जाओ चाहे काले चोर के पैर पकड़ने पड़े। तो ये कोई नीति नहीं है, नीति वो होती है जो लड़े। मैं हार गया इलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं,
मुझे किसी चीज़ का मलाल नहीं है। मैं और मजबूत होकर निकला हूँ, क्योंकि जनता ने इनकी कार्यशैली देख ली। इन्होंने जो वहाँ डवाली में किया, इन्हें देख लिया। आगे फिर चुनाव आ रहा है। मैं तो कहता हूँ फिर तुम ऐसे इकट्ठे हो, मेरे लिए अच्छी है, मैं तो फिर अकेला हूँ। अब आपके हाथ में लोकसभा है, लोकसभा में आपके हाथ में एलनाबाद भी है। सारे एलनाबाद में भी कुछ आपका दिव्य दृष्टि है भी? मैं एलनाबाद में तो स्पेशल ये करूंगा, वो एक सीट रह रही है, वो भी नहीं जीतने दूंगा। मैं आपको एक छोटी सी बात, तो मैंने पहले भी कहा जी कि मैं धन्यवाद करता हूँ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे लोकसभा का संयोजक के रूप में जिम्मेवारी दी। नरवाणा से लेके, सच में खुश हैं? हाँ जी, नरवाणा से लेके अरचुटाला गांव तक इस लोकसभा में ये 9 विधानसभा आते हैं। मैंने कभी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। मेरा कर्म मेरी मेहनत है। मैं कभी नहीं कहता कि क्या है, मैं ये कहता हूँ मेरा कर्म मेरी मेहनत है। मेहनत करूंगा, परमात्मा देखेगा। ठीक बात है। कर्म अपनी मेहनत है। मैं 9 विधानसभा में पूरी मेहनत करूंगा। और पिछली बारी भी इस जिले से सबसे ज्यादा अगर लोकसभा में भी और विधानसभा में भी वोट मिले तो पार्टी के नाते बीजेपी को लोगों ने वोट दिया। सीट नहीं आई विधानसभा में, लेकिन पार्टी के नाते सबसे ज्यादा वोट लेने वाली सरसा की 5 विधानसभाओं की सीटों पे भाजपा थी। एमएलए नहीं जिता पाई, क्योंकि ये टैक्टिकल अलायंस करके थे सब लोग आपस में रल के कि भाजपा जीतनी नहीं। वो तो अब की बार भी है। कोई बात, अब जनता सियानी है ना। पहले जनता को ये था कि ये ऐसे नहीं होंगे, अलायंस नहीं करेंगे, तो जनता को पता लग गया भी यार भी ये हो गया। इलेक्शन होने के बाद कई दफा कई चीजें घटना घटने के बाद समझ आती हैं। तो अब सरसा की जनता को समझ आया कि पिछले 2019 के चुनाव में क्या चीजें हुई। अब आप क्या रणनीति बना रहे हो, या अब आप यूं सोच रहे हो राम मंदिर को उड़ा देंगे, 370 को उड़ा देंगे? नहीं, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बताऊं। ठीक है, एक हिंदू होने के नाते लोगों ने राम मंदिर में, राम में आस्था सब किया, आपकी की है, मेरी है, गांव में हर व्यक्ति की राम की आस्था है। वो हमारे देवता हैं, भगवान है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो राम का हाथ जोड़ते हैं। हम बरसात हो जाए, ओले पड़ जाए तो किसान भी राम का हाथ जोड़ता है कि बस कर भाई, हम उनके आगे समर्पण कर सकते हैं, नतमस्तक हो सकते हैं। हमारी मन की जो इच्छाएं हैं वो हम हाथ जोड़ के मांग लेते हैं कि ये भगवान ये भी देना हमें। ठीक बात। तो ये हमारा आस्था है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सिरसा जिला के और लोकसभा सिरसा के लोग ये पता है कि विकास जो है, व्यक्ति को विकास चाहिए, डेवलपमेंट। गांव के अंदर हर आदमी को डेवलपमेंट चाहिए, बच्चों को, बूढ़ों को, हमारी माताओं को, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी अपनी जरूरत है। और वो जरूरत की जो नीतियां हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, वो उन तक मिले हर एक समाज को, चाहे गरीब है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सरकार दे। वो उस पर भरोसा, यकीन करता है या डिमांड करता है। और ये एक सरकार ऐसी है, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के चीजें मुहैया हो रही हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, आप पढ़े लिखे हो और आप मीडिया से हो जी, मोबाइल यूज करते हो, टेक्नोलॉजी अब चल रही है जी। किसी व्यक्ति को, किसान को अगर ट्यूबवेल चाहिए सोलर का, वो ऑनलाइन अप्लाई करता है, उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ट्यूबवेल मिल रहा है 7 लाख रुपए का, केवल मात्र 1.5 लाख रुपए में, बाकी सब्सिडी है। मैं एक चीज पूछूं जगदीप जी, ये सिस्टम किस लिए लागू हुए कि समान दृष्टि से हर किसान को बराबर देखा जाए, हर किसान की जरूरत को पूरा किया जाए। उनको पानी इकट्ठा स्टोर करने के लिए बड़े वाटर टैंक सब्सिडी पे मिलते हैं 10-10 लाख रुपए तक। अगर यही चीज अन्य सरकारें अगर होती, वो ये कहती जा फलाने चौधरी से पर्ची बनवा के लिया, सिफारिश करवा, तब 10 लाख रुपए का टैंक मिलेगा, 7 लाख रुपए का ट्यूबवेल तब मिलेगा जब वो वर्कर आपकी मदद वो आपकी करेगा। इस सरकार ने बिना भेदभाव, नौकरियों बिना, आप जींद से हो, आपको याद है जींद उपचुनाव था कृष्ण मिड्डा जी का, एक रात पहले रिजल्ट आया, किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, रिक्शे चलाने वाले का बच्चा नौकरी लगी। और वो निरंतर वही चीज चलती आ रही है। ऐसे ऐसे गांव मेरे इसी जिले में, ऐसे ऐसे गांव हैं कि जितनी पूर्व की सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की हो चाहे गैर कांग्रेस की, जितनी उन सरकारों ने नौकरी दी थी ना, सारी सरकारों ने, उतनी नौकरियां केवल मनोहर लाल जी की बीजेपी की सरकार में लोगों को मिल गई, और बिना खर्ची, बिना पर्ची। कोई पॉलिटिकल उनको सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। लड़के लड़कियां
आज कोचिंग सेंटर में है। और पहले लड़के लड़कियां लड़के जो हैं नहर की पुली पे इकट्ठे हुआ करते थे नहर पे नहाने, आज सारे इकट्ठे होते हैं कोचिंग सेंटर के दरवाजे पे, पढ़ते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। क्या उन लोगों को अपने भविष्य की चिंता नहीं है बच्चों को? क्या उन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे भविष्य को कौन सी सरकार सिक्योर कर सकती है? हमारे को आज कोचिंग सेंटर तक कौन सी सरकार लेके गई? आप तो पढ़ाई की फीस दे सकते हैं जी, दे ही रहे हैं जी। हर पिता अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो फीस दे रहा है, लेकिन हर पिता बच्चे से उम्मीद करता है कि ये मेरा नाम रोशन करे, ये नौकरी में जाए, मैं जो पेशा करता हूँ ये पेशा इसको ना करना पड़े क्योंकि वो मुश्किल है। किसान अपने बच्चे को खेती क्यों नहीं करवाना चाहता? मुश्किल है, उन बच्चा कामयाब हो जाए। वो कामयाबी का उसको भरोसा क्यों हुआ? मनोहर लाल की सरकार पे, कि बच्चा पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। और आज कोचिंग सेंटर्स के अंदर सैकड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे सर। किस चीज़ के रिजल्ट? बच्चों के जो एग्जाम हुए थे वो कोर्ट में मामले पड़े देखो हैं। एक चीज़ सुनो, अब कोर्ट में कोई मामला चला जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बच्चों का भरोसा किधर गया? बच्चों का विश्वास और बच्चों का जो अपना कोचिंग 2019 के बाद थोड़ी सी भर्ती कम हुई है। चलो कई दफा पोस्ट मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, वो अटके खड़े हैं। चलो कई हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। सरकारों के आगे ऐसे लोग भी हैं जिनने पेपर नहीं दिया, वो भी जाके स्टे ले आते होंगे। बहुत सी चीजें होती हैं। समझते तो आप सब कुछ है। हाँ, बहुत सी चीजें हैं। किसी को खराब करना हो तो कैसे ही कर लो, बहुत सी ताकतें हैं जो खराब करने में भी लगी हुई हैं, लेकिन सरकार की मंशा तो गलत नहीं है। सरकार चाहती है, मैं मेरे गांव की बात कर लूं, मेरे गांव में चोटला साहब का गांव है, चौरदीवाल का गांव है जी। मेरे गांव में इनने कितने नौकरी लगाए, अरे इस मनोहर लाल जी की सरकार में कितने लगे, ये आंकड़ा उनसे पूछ लो, नहीं तो मैं दे दूंगा। बता दो ना, उनसे पहले पूछना, फिर मैं लाके दूंगा। वो तो इंटरव्यू ही नहीं दूंगी इस बात ऐसे है, मैं कह रहा हूँ जी। 5 MLA चोटाला गांव के जी आज जी। इतिहास में कभी भी किसी गांव के 5 MLA नहीं है। बिल्कुल। अगर 90 में से परसेंटेज काउंट करते हो तो कितनी परसेंट बनती है? 12%। बिल्कुल विधानसभा में शेयर है, जी, मानते सही हो? बात है। 13%, सॉरी जी। 13% शेयर अकेले चोटाला गांव का है। इनसे ये पूछो कि आपने कितने बच्चे लगाए और मनोहर लाल जी की सरकार में कितने लगे, वो आंकड़ा दें लिखित, मैं आंकड़ा दूंगा। उस दिन आप फिर मेरा इंटरव्यू लेने आना। इस बात पे तो वो इंटरव्यू देंगे नहीं, मुझे लगता नहीं कि वो देंगे। सुनो, चलो फिर भी सुनो, आपने धक्का सुनो, कर लिया तो सुनो, मैं पूछ लूंगा सुनो, मैं। सुनो। जी जी। किस लिए सरकार बनाते हैं? कोई सरकार कोई कहे मेरे को चीफ मिनिस्टर बनाओ, ये कहते हैं ना आया सीएम आया, किस लिए आया भाई? नौकरी देनी है लोगों को, विकास करना है। सीएम इसलिए बनता है। सही बात है। और सीएम किस लिए बनाते हैं हम? आपने अपने गांव के अंदर, खुद के गांव में कितनी नौकरियां दी, लियाओ निकाल के, मैं ला देता हूं। उस दोनों आकलन कर लेना, उसके बाद आप बता देना मैं गलत हूं या वो गलत है। उनको क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया। और ये सरकार, मनोहर लाल जी का तो चोटाला गांव में कोई लेना देना नहीं जी। ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई मामा बुआ, कोई नहीं है, आसपास भी कोई नहीं होगा। फिर जी। अब विषय आवा है कि सिरसा लोकसभा में, फिर से मैं वहीं पे जा रहा हूँ, एलनाबाद पे आपका क्या फोकस है? देखिए हमारा थोड़ा सा रिवेंज तो, हाँ, मैं नो कोई रिवेंज नहीं है। जो सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की नीतियां हैं, उनका घर घर जाके व्यक्ति से जुड़ के और उन्हें इस बात का एहसास कराना कि केंद्र सरकार बनने से हमें लाभ क्या है और राज्य सरकार से हमें क्या लाभ है। मैं एक बात बड़ी बता रहा हूँ आपको, मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, चौधरी का पोता हूँ। पहली सरकार है केंद्र की, नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार, जिस सरकार ने भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में निकाली, जिसमें 30 महकमे के अधिकारी आया करते हर गांव में जी। एक दिन में 2 गांव, कड़ाके की ठंड में सभी अधिकारी आए। मैं उनको भी सलाम करता हूं कि उनने बेचारों ने बहुत शिद्दत से काम किया। और जनता अपने काम, जहां खिड़की दरवाजों में जाना होता था, लोगों को, बुजुर्गों को परेशानी थी, कभी इधर दफ्तर जाओ, कभी इधर, भोले आदमी हैं, उनको दफ्तरों का नहीं पता, बेचारे 1-2 दफा जाते हैं, फिर थक हार के बैठ जाते थे। उनके गांव में ऐसे कार्यक्रम हुए और जिसका उन्हें लाभ मिला सैकड़ों लोगों को। मैं खुद गया हूँ, सैकड़ों लोगों की, तो मैंने खुद उनके कागज, किसी की पेंशन रुक गई, किसी ताई की रुक गई, किसी का अपडेट नहीं था कागज, किसी कुछ, सैकड़ों तो मैंने खुद अपने हाथ से किए हैं। और मैं हैरान था
कि यार देश के पहला प्रधानमंत्री है जिसने गांव में अफसर भेजे हैं। इस देश के अंदर कितने प्रधानमंत्री रहे होंगे, कितनी सरकारें रही होंगी। जो सपना चौरी देवीलाल का था ना, वो सपना नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और प्रैक्टिकल है। देखो आप सक्षम हो, आपके पास पैसे हैं जी, मैं सक्षम हूं, रोटी है जी, जो व्यक्ति बिल्कुल गरीब जिसके कुछ नहीं, कहां जाएगा। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ मिठड़ी गांव का। मिठड़ी गांव में एक बुजुर्ग थे सेठ, उनको लोग सेठ सेठ ही कहते थे, मैं उनका नाम नहीं जानता जी, इतनी ज्यादा ठंड थी उस दिन और मैं उस मिठड़ी गांव में गया, बिल्कुल ठंडी चल रही थी मैच। वो बुजुर्ग आदमी आए, उनकी पेंशन नहीं बनी, उनकी बेटी विकलांग, मतलब उनके घर कुछ नहीं था। मैं हैरान हो गया कि भाई, और हाथ की हाथ उसकी बेटी की भी पेंशन विकलांग और उनकी बुढ़ापा पेंशन। अब ये सोचो एक परिवार, और सारा काम कहता सबसे भला काम ये हुआ है। देखो उस यात्रा का उनको कितना लाभ मिला, और ऐसे कितने लाखों हजारों लोग होंगे जिनको लाभ मिला होगा। किसी चीज की निंदा करना बहुत आसान है, किसी चीज पे लालचन लगाना बहुत है, पर किसी एक का भला करके देखो, उस दिन एहसास होता है कि यार कितना बड़ा काम कर दिया। आपकी विधानसभा की तैयारी कैसी चल रही है? देखो जनसेवा में हूँ, हर लोगों की सुनता हूँ, हर व्यक्ति का साथ चलता हूँ, हर व्यक्ति के लिए कोशिश करता हूँ। किसानों के खाड़े हों, किसानों के रास्ते हों, गांव की गली, गांव के जोड़, जो भी मेरे से बन पाता है हर एक की सुनता हूँ। ईमानदारी से जितनी है उससे दुगनी कोशिश करने की सोचता हूँ। बाकी परमात्मा है। मेरे को तो इस बात की खुशी है कि मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, इस बात की खुशी है। इस राजनीति से अलग आपका कोई और काम और कोई व्यापार? ना खेती है, खेती है ना खेती है, बड़ी बारीकी से हर चीज खुद संभालता हूँ। मेरा भाई देख रहा है, पिछले काफी अरसे से मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन जब मेरे भाई पढ़ते थे, मेरे पिता का देहांत हो गया था, तो मेरी माँ ने मुझे बुला लिया था, तो मैं घर संभालता था, खेत जाता था, खुद ट्रैक्टर चलाता था, सारे काम खुद किए, अपने हाथ से किए। पानी भी लगाया है, नक्के भी मोड़े हैं, डोली भी बांधी है, स्प्रे भी करी है, ट्रैक्टर भी चलाया है, तोई मारी है, हैरो सुहागा। एक चीज मेरे से नहीं लगती थी, दो चीजें मेरे से, एक तो किराया नहीं लगता था, लेवल नहीं होती थी, क्योंकि वो हाथ वाले किराए थे, तो कई बार लिफ्ट ऊंची नीचे हो जाती तो वो डिब्बे बन जाते थे, बराबर नहीं कर पाता था। एक बिजाई नहीं कर पाया, मतलब वो डर लगता था अभी बीज ऊपर नीचे गिर गया कहीं यार उगेगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि बीज अगर थोड़ा बहुत ऊपर रह जाए फिर वो उगता नहीं, फिर वो बीच में कूड़ खाली रह जाते हैं, फिर दोबारा बीजनी पड़ती है। तो मैं बिजारा लेके आता था किसी और को, और बिजवाई अपने सामने खड़ा होकर बिजाई करा लेता था। और ये दो काम मैंने नहीं हुए, हाँ किए नहीं। इस कि भाई बीज, मतलब क्योंकि क्या होता है जी, बीज एक ऐसी चीज होती है जब डलता है ना, तो ये सोच लो वो आपकी सांस अटकती है। हाँ सांस अटकती है, वो आपकी मेहनत है। अगर उसमें बीच में खूड रह जाए तो फिर, अच्छा मेरे पास ट्रैक्टर था जी महिंद्रा ट्रैक्टर, ये वैसी लिफ्ट उस टाइम झटके मारती थी, महिंद्रा DI 275 था, तो वो झटके मारती थी, तो मैं फिर इसलिए बिजाई नहीं करता था, बिजारा में लेके आता था। भाजपा सरकार ने आपको एक पद और दे रखा है, जो राष्ट्रीय स्तर पे चेयरमैन है उनके, वो पद क्या है और उसका काम क्या है? देखिए मैं सबसे पहले केंद्र सरकार का, और उसकी तनख्वाह कितनी है? देखो तनख्वाह तो मैंने पूछी नहीं जी, तनख्वाह तो मैंने ये भी नहीं पूछी भाई मेरी अब भी क्या आती है, मैं अभी ईमानदारी से बताऊं, संयोजक की तो कोई तनख्वाह नहीं होगी? नहीं, होती है। जो मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन हूँ उसका भी मैंने नहीं पूछा। बड़े जमींदार है जी, जरूरत नहीं है छोटी मोटी तनख्वाह। चलो आप ऐसा मान सकते हैं। मैं केंद्र नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ जी, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, हमारे कृषि मंत्री जी का, कि मुझे ऑल इंडिया काउंसिल जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, उसका मुझे इन्होंने राष्ट्रीय परिषद का चेयरमैन बनाया। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, हर राज्य की अपनी अलग पॉलिसी है, हर राज्य की। केंद्र की और राज्य की दोनों पॉलिसियों लागू कराना केंद्र सरकार की, सामंजस्य बिठा के स्टेट में उनकी इम्प्लीमेंटेशन कराना, ये हमारा काम है। राज्य सरकारों की कोई दिक्कत हो मार्केटिंग बोर्ड्स की, उनको केंद्र सरकार के समक्ष रखना और सारी चीज सुचारू रूप से चलती रहे।
और किसान का मैक्सिमम ख्याल करके भी हम किस तरीके से नई चीज़ें लेके आएँ ताकि किसान और मजबूत हो, नई सोच लेके आएँ। क्योंकि हर हमेशा ही परिवर्तन जो है प्रकृति के हिसाब से नियम है जी। तो ऐसी क्या नई परिवर्तन हो जिससे किसान मजबूत हो, इन पे हम विचार करते हैं, काम करते हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग खेती के तरीके हैं। अब जो पहाड़ी राज्य हैं उनकी टेरेस फार्मिंग है जी, प्लेन राज्यों में अलग है। अब कई राज्यों में तो नहरी पानी है, कई राज्यों में नहरी पानी नहीं है, वहाँ नदियों के झरने हैं, ट्यूबवेल है, रेतीली है। तो हर राज्य का फसल चक्कर अलग है, हर राज्य की परिस्थिति अलग है, हर राज्य के किसान की परिस्थिति अलग है। अब हम जब कोस्टल एरियाज में जाते हैं तो वहाँ मछली पालन है जी, तो वहाँ मछली किसान जो है मछली पालन करता है, वो भी किसान है, मछली पालन वाला भी। ऐसे हर राज्य का अलग अलग पॉलिसीज हैं, अलग अलग उनकी स्कीम्स हैं। उनको क्या सहायता हम लोग कर सकते हैं, केंद्र सरकार क्या सहायता कर रही है। एसवाईएल का भी कोई जिक्र आता है हरियाणा को लेकर? ना, इसमें नहीं है, हमारा मार्केटिंग में इनका ऐसा नहीं है। हमारा सिर्फ कृषि और मतलब किसानी और मार्केटिंग। ओके, मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य से सामंजस्य स्थापित करना। मैंने एक नया पहल की है कि अंतरराज्यीय व्यापार किसान करे। एक किसान इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई फसल मान लो बोता है, वो फसल किसी और राज्य में नहीं होती क्योंकि वो क्लाइमेट पे डिपेंड है, सॉइल पे डिपेंड है जी। तो उन फसलों के जहां वो हो रही है वहां भाव बहुत कम होते हैं क्योंकि वो भारी तादाद में हो रही है। ठीक है। वही फसल दूसरे राज्यों में नहीं हो रही, वहां भाव तेज है। ट्रेडर क्या करता है, यहाँ से सामान उठाता है, वेयर हाउस में डाल देता है, वहां से अन्य राज्यों में बेचता है जब महंगाई हो, और वो कमाता है। हमने एक नया सेटअप बनाया कि क्यों ना किसान ही वहां जाके अपना माल बेचे। उसके लिए हमें उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कि वो अपना रख रखाव सामान का करे, तो उसके लिए उनको हम प्रबंधन दें कि वो स्टोरेज की प्रबंधन हम दें। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जब सामान को ट्रांसपोर्ट करे, उस ट्रांसपोर्ट पे भी हम उनका सहयोग करें, चाहे वो सब्सिडी के तौर पे। उसमें टैक्स वैक्स ज्यादा हो जाता है फिर? नहीं, टैक्स फ्री करेंगे आप? किसान की फसल का कोई टैक्स नहीं है। ओके। कहीं हिंदुस्तान में किसान की फसल का टैक्स नहीं है। राइट मार्केट अगर किसान को मिलेगी तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। आज टमाटर है, आप सोचो कभी कभी टमाटर 80 रुपए 100 रुपए चला जाता है, 200-250 पे चला जाता है। ठीक। लहसुन है एकदम महंगा हो जाता है, 18 रुपए से 80 रुपए एकदम हो जाएगा। तो जो लहसुन टमाटर और फसलें प्याज वगैरह भी ऐसा कोई भी, उन किसानों को जहां पे प्याज नहीं हो रहा वहां के मंडियों में वो किसान बेचने जाए, ट्रेडर ना बेचने जाए, ताकि मुनाफा किसान को मिले। ये इस पे हम काम कर रहे हैं। 3-4 राज्य हमारे साथ इसमें जुड़े भी हैं। कौन कौन से? मेरे साथ गोवा है, असम हमारे साथ जुड़ा है, राजस्थान ने भी हमें यहाँ पर ही अभी हम आपके साथ। अब तो राजस्थान आपके साथ ही आ गया। तो राजस्थान में तो पहले भी, सबसे पहले जब हमने ये कॉन्सेप्ट रखा तो आप मानोगे नहीं, सबसे पहले हमें मेल ही राजस्थान की आई थी। मेरे पास मेल पड़ी है, मैं आपको तारीख दिखाऊंगा, हालांकि सरकार कांग्रेस की थी। सबसे पहले मेल राजस्थान की आई कि जो आपका आइडिया है ये सबसे बेटर है और हम सबसे पहले आपके इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और उन्होंने लिखा कि हम अपनी सारी स्पेस हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद गोवा ने, फिर मैं असम के मुख्यमंत्री साहब से मिला, हेमंत बिस्वा शरण जी से जी, उनने भी एग्री हो गए और उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा। उनका असम का जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है वो आए, तेज प्रसाद जी, वो यहाँ 3-4 दिन हमारे पास रहे। उनने हमारा सारा सेटअप देखा और बहुत अच्छा लगा। लेकिन राजस्थान का चुनाव आ गया, फिर हम लोगों की चुनाव में ड्यूटियां लग गई। अब लोकसभा का चुनाव है, कोशिश हम कर रहे हैं कि हम और राज्यों को भी इसके साथ जोड़ें। जिस दिन किसान को मंडी मिल गई जहां भाव है, तो हम 2 फायदे होंगे। एक, हिंदुस्तान के अंदर महंगाई रोकने का सबसे कारगर अगर कोई है तो किसान है। BMW कार महंगी होने से महंगाई नहीं है, वो वही खरीदेगा जिसके पास पैसा है। ठीक बात। खाद्य पदार्थों की महंगाई से, महंगा होने से महंगाई आंक की जाती है, और खाद्य पदार्थ पैदा कौन करता है? किसान। बस मेरे दिमाग में एक चीज है। कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी? मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ इस लोकसभा के बाद। मैं आपको आप मेरी आदत जानते हो जी, मैं जिस काम पे लगता हूँ ईमानदार से कोशिश करता हूँ। 100% लगते हैं। हाँ, ईमानदार से पूरा ऐसे उस चीज में डूब जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस चीज का फायदा किसानों को बहुत होगा।
मेरी तरफ से मैं बहुत लगन से कोशिश से काम कर रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट आपको जल्दी दूंगा, बहुत जल्दी रिजल्ट दूंगा। चलो जी, बहुत जल्दी सिरसा वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इलेक्शन आ गया सर आपका। देखिए, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सूझवान हैं, जागरूक हैं। राजनीतिक तौर पे बहुत सी पार्टियां, बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे, आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको बेकाने की कोशिश करेंगे। उनका मकसद कि उनके घर से ताकत बाहर ना जाए, वो खुद बलवान हो, आपको बलवान कभी नहीं करेंगे। तो केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी ऐसे व्यक्ति है जो हर घर की, हर परिवार की चिंता करते हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार ने लागू की है जो आज धरातल पे लोगों को लाभ दे रही है। पूर्व की सरकारों में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी ने स्वयं ये कहा था कि जब दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई ऑनलाइन चीज नहीं थी कि जिससे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके खाते में पैसे आए। नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को भांप के हिंदुस्तान के अंदर ऐतिहासिक काम किया कि दिल्ली का अगर पैसा है तो 100 की 100 आपके खाते में आए, और इस चीज का बेनिफिट आज सब लोगों को हो रहा है। तरक्की कभी बोलने से नहीं आती, तरक्की आती है काम करने से, और भाजपा की, केंद्र की और राज्य की मनोहर लाल जी की सरकार काम कर रही है। आज जब भी आप गांव से निकलते हो, आप अपनी नजर जब खेतों की तरफ दौड़ाओगे तो आपको सोलर के ट्यूबवेल लगे दिखेंगे, आपको खेतों में किसान की डिग्गियां दिखेगी, आपको खेत में काम करने वाला किसान मजदूर दिखेगा। और ये तमाम लाभ बिना किसी की सिफारिश से ऑनलाइन आप लोगों को दिए हैं। तो ये ही सरकार की सबसे बड़ी, मैं कहूँगा कि सफलतापूर्व सरकार की योजना थी, जिसको सरकार ने 100% लागू करने का काम किया। और सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी को हुआ तो किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, सब लोगों को लाभ देने का काम किया। तो आपसे मेरा यही आग्रह है कि एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मनोहर सरकार, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, क्योंकि चौटाला खानदान में अगर बात करें सॉफ्ट नेचर और 24/7 काम करने वाले व्यक्ति की, तो चौधरी आदित्य देवीलाल चौटाला जी। फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।